हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन और मैं आपका स्वागत करता हूं एनसीईआरटी के हमारे लेक्चर सीरीज में। आज मेरे ख्याल से हमारा 15वां लेक्चर है, तो लेक्चर नंबर आगे पीछे हो सकता है पर कोई बात नहीं। कक्षा 10 के दूसरे अध्याय पे हम आ गए हैं। स्टैंडर्ड 10th की किताब को हम खत्म करने की ओर बढ़ रहे हैं, दूसरे चैप्टर पे हैं, उसका आज दूसरा लेक्चर है। हम बात कर रहे थे अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों की, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की, उसको हम आज आगे बढ़ाएंगे और उसको जल्दी से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले, शुरू करने के पहले आपको बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच प्रतिज्ञा प्लस जो है 19 तारीख सुबह 8 बजे से शुरू हो रहा है। AJ लाइव कोड लगा के आप उससे तुरंत जुड़ सकते हैं अगर अभी तक जुड़े नहीं हैं तो। ठीक है, याद रखिएगा, रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस का रोज समाधान, प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज में फर्स्ट आने वाले विद्यार्थी को 11,000 रुपए का पुरस्कार, और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको पूरी फीस का रिफंड और आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। रहना खाना पढ़ना पूरी तरह से फ्री होगा। आज ही AJ लाइव कोड लगाइए और इस बैच से जुड़ जाइए ताकि आपकी तैयारी जो है एक सही दिशा ले ले। और अगर आप लोग 2026 या 27 में एग्जाम देने वाले हैं तो भाई लॉन्ग टर्म बैच जो है हमारा वो आज शुरू हो गया है। आज सुबह 8 बजे से शुरू हो गया है। अभी खाली इंट्रो क्लास हुई है, याद रखिएगा। AJ लाइव कोड लगा के आप उससे जुड़ सकते हैं। 2026 और 27 वाले विद्यार्थियों के लिए है, तो इसमें भी आपको पहले शुरुआत में आपको हम बेसिक्स पढ़ाएंगे और उसके बाद आपको जो एक कठिन तैयारी, यूपीएससी के स्तर की तैयारी होती है वहां पर लेकर जाएंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना बेहतर रहेगा। आज ही जुड़ जाइए। चलिए साहब, अब सबसे पहले चलते हैं हम लोग आपकी पुस्तक पर, देखते हैं हमको आज क्या पढ़ना है। तो भाई पिछली क्लास में मैंने आपसे ये वाली एक्सरसाइज कराई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे अर्थव्यवस्था के सारे क्षेत्रक जो हैं वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। ये तो आपको पता है। ये आमतौर पे एक्सरसाइज मैं कराता नहीं हूं, लेकिन ये वाली मुझे काम की लगी संबंध समझाने के लिए, इसलिए मैंने आपको ये वाली एक्सरसाइज कराई। अब आगे चलते हैं, तीनों क्षेत्रकों की तुलना करते हैं। अब देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन जो होता है वस्तुओं का या सेवाओं का, वो अलग अलग क्षेत्रकों में होता है। भाई प्राथमिक भी है, द्वितीयक भी है, तृतीयक भी है। अब अगर मैं आपसे यह कहूं कि आप किसी अर्थव्यवस्था में तुलना कीजिए कि प्राथमिक क्षेत्रक ज्यादा उत्पादन कर रहा है या द्वितीयक ज्यादा कर रहा है या तृतीयक कर रहा है, अगर मैं आपसे तुलना करने को कहूं तो आपके पास क्या तरीका बचता है? आप या तो वस्तुएं गिनो कि भैया प्राथमिक क्षेत्रक में कितना गेहूं पैदा हुआ, कितना चावल पैदा हुआ, कितना गन्ना पैदा हुआ, द्वितीयक में कितनी मशीनें बनी, कितनी कील बनी, कितने जूते बने, चप्पल बने, और तृतीयक में तो आप गणना कैसे करोगे, वो तो सेवा है। तो उसका तरीका क्या होता है कि आप भाई हर क्षेत्रक में क्या होता है, वस्तुएं अलग अलग हैं। प्राथमिक क्षेत्रक में कुछ अलग तरह की वस्तुएं बन रही हैं, द्वितीयक में कुछ अलग तरह की बन रही हैं, तृतीयक में कुछ अलग तरह की बन रही हैं। तो आप इनकी गणना करके तुलना कैसे कर सकते हो? बात सही है कि नहीं? ये तो वही वाली बात हो गई ना कि मैं आपसे कहूं कि आप दूध की और सेब की तुलना कीजिए। अरे दूध लीटर में है, वो नापा जाएगा, सेब गिनती में गिना जाएगा, दोनों चीजें एकदम अलग हैं, आप तुलना कैसे कर सकते हो? तो यही वाला लॉजिक यहां पर भी लगता है कि यार इनकी तुलना करना तो ऐसे संभव है नहीं, ऐसे ठीक भी नहीं है। तो ऐसे में आप क्या करते हो, इनकी तुलना करने के लिए आप क्या करते हो, इनके मूल्य की तुलना करते हो। तो आप क्या करते हो, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की तुलना आप करते हो। लेक्चर 15 है आज, जहां तक मुझे याद है। तो भाई इसमें आप क्या करते हो, आप क्षेत्रकों की तुलना कैसे करते हो, क्षेत्रकों की तुलना आप कैसे करते हो कि उनके उत्पादन पर एक मूल्य अटैच करते हो, उत्पादन के मूल्य की तुलना करते हो। बात सही है कि नहीं है? भाई देखो, किन्हीं दो चीजों की तुलना करने के लिए उनकी इकाई तो सेम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मतलब मैं आपसे कह दूं कि भाई जो मैंने एग्जांपल दिया कि यार दूध और सेब में से कौन सा बेहतर है, अरे भाई ये क्या 1 लीटर में नापा जाएगा, 1 किलोग्राम में नापा जाएगा।
इनकी तुलना कैसे करोगे? या फिर कौन सा महंगा है दूध और सेब में से? भैया तुलना ही नहीं कर सकते। या तो आप दोनों चीजों को किलोग्राम में कर दोगे, दूध को भी तोल लो, तो 1 किलो दूध और 1 किलो सेब में से कौन सा महंगा है? बात समझ रहे हो? किसी चीज की तुलना आप तभी तो कर सकते हो जब उनकी इकाई सेम हो। जब इकाई ही अलग अलग है तो आप तुलना कैसे करोगे? तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में जो भी चीजें बन रही हैं उन सबकी इकाई अगर आप रुपया कर दो, जैसे मान लो प्राथमिक क्षेत्रक में गेहूं बना 100 किलो, एग्जाम्पल दे रहा हूं केवल, गेहूं बना मान लो 100 किलो, एग्जाम्पल है केवल, और मान लो गेहूं की कीमत है 20 रुपए किलो। ठीक है। द्वितीय क्षेत्र में मान लो मशीन बनी कोई और ये मशीन बनी 100 और इस मशीन की कीमत है मान लो 100 रुपए प्रति मशीन। ठीक है। तृतीय क्षेत्र में मान लो मेरे लेक्चर्स बने, एग्जाम्पल के लिए बताता हूं आपको कि भाई लेक्चर बने और इस लेक्चर की कीमत है मान लो लेक्चर बने कितने, 25 या 20 लेक्चर्स बने और हर लेक्चर की कीमत है 1000 रुपए, एग्जाम्पल के तौर पे। तो अब आप तुलना कर सकते हो, तो आपके विचार में प्राथमिक चीज की कीमत कितनी हो गई, 20 रुपए किलो है और 100 किलो बना तो 2000 रुपए। द्वितीय क्षेत्र में 100 रुपए की मशीन है और 100 मशीन बनी तो 10,000 रुपए, और तृतीय क्षेत्र में 20 लेक्चर्स बने, 1000 रुपए का एक लेक्चर है, 20,000 रुपए। तो इनकी आप तुलना इस तरह से कर सकते हो कि प्राथमिक क्षेत्र में 2000 का उत्पादन हुआ, द्वितीयक में 10,000 रुपए का उत्पादन हुआ, तृतीय क्षेत्र में 20,000 रुपए का उत्पादन हुआ। तो तीनों क्षेत्रकों की तुलना करने के लिए आप क्या करते हो, उनमें जो भी उत्पादन हुआ उसके मूल्य की तुलना कर देते हो कि भाई उसके मूल्य से आप टोटल जो उत्पादन हुआ उसकी कितनी कीमत है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? वरना कैसे तुलना करोगे? एक लेक्चर की आप मशीन से कैसे तुलना करोगे? बहुत मुश्किल है यार, पॉसिबल ही नहीं है, मतलब कोई मूर्खतापूर्ण है, कोई औचित्य ही नहीं बनता इसका। तो आप इनकी कीमत से आप इनकी तुलना कर सकते हो, कीमत के आधार पे आप बता सकते हो कि यार कौन सी चीज महंगी है, कौन सी चीज सस्ती है। ये बात क्लियर हुई? अब इसमें एक दो इंपॉर्टेंट शब्दावली है, उसको जल्दी से एक बार समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। वो आपको थोड़ा समझाना पड़ेगा, आज का लेक्चर हमारा मेजरली उसी को समझने में जाएगा। ठीक है। एक सावधानी बरतने की जरूरत है, यह सावधानी की ही मैं बात कर रहा हूं। उत्पादित और बेची गई प्रत्येक वस्तु की गणना करने की जरूरत नहीं है, केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना जो है वो गणना करने का औचित्य है। तो यहां पे इस कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं कि जब भी हम ऐसी गणना करते हैं हम सिर्फ अंतिम वस्तुओं व सेवाओं की गणना करते हैं, अंतिम वस्तुओं व सेवाओं की गणना। अब ये क्या है, इसका क्या मतलब है, ये कॉन्सेप्ट बेटा मैं आपको समझाऊंगा आज। और ये वाला कॉन्सेप्ट जो है इसको मैं सिग्निफिकेंटली आपको अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि ये आपको हर जगह काम आएगा। ये जो है अंतिम वस्तुओं की गणना करने वाला कॉन्सेप्ट जो है, अगर इसको आप सीख गए तो ये आपको हर जगह काम आएगा। ये आपको टैक्स में काम आएगा, जब आपको मैं कराधान पढ़ाऊंगा या तो इस कोर्स में या फिर आने वाले कोर्सेज में। ये आपको जब जीएसटी पढ़ाऊंगा तब वहां काम आएगा। ये आपको यहां पर काम आएगा। ये आपको जीडीपी की कैलकुलेशन में काम आएगा। या आप इकोनॉमिक्स में बहुत सारी जगहों पर यह कॉन्सेप्ट काम आता है, तो इसको अच्छे से समझिएगा। अब यहां पे एक बार के लिए चैप्टर भूल जाते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। मान लीजिए हम भाई उत्पादन जो है, आपके घर पे एक केक आया। ठीक है, हम सिंपल सा प्रोडक्ट लेते हैं, है ना, ऐसा बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे क्योंकि एग्जांपल के लिए बता रहा हूं केवल। इसको ऐसा मत कहिएगा लेकिन सर केक में तो और भी 25 चीजें डालेंगे, नहीं, सिंपल, एकदम सिंपल रखना है क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना है। केक बनाना थोड़ा ना है, हम कोई शेफ थोड़ा ना बैठ के केक बनाएंगे, लेकिन हमको जो है सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना है। तो मान लीजिए एक किसान है। ठीक है। जब किसान विसान क्या लिखना है, व्यक्ति एक है कि एक जो आपके उत्पादन का चरण क्या है, आपके उत्पादन का पहला चरण क्या है, गेहूं का उत्पादन हुआ। उत्पादन का पहला चरण क्या था, एक किसान था, उस किसान ने अपने खेत में गेहूं बोया और मान लेते हैं कि भाई उस किसान ने क्या किया, 100 किलो गेहूं बोया या 10 किलो गेहूं बोया 20 रुपए किलो का। ठीक है। तो किसान के गेहूं की कीमत थी 200 रुपए। किसान का उत्पादन कितना हो गया, 200 रुपए हो गया। बात सही है। अब इस किसान से ये 200 रुपए का गेहूं कैसे है, क्योंकि किसी ने खरीदा होगा 200 रुपए का। भाई किसी चीज की कीमत तभी तो लगती है जब कोई खरीदता है। तो
तो अब ये 200 रुपए का गेहूं जो है ये किसने खरीदा? एक चक्की वाले ने खरीदा। भाई गेहूं ऐसे तो यूज होगा नहीं, उसका आटा बनेगा। तो अब गेहूं का क्या बन गया? आटा बन गया। ठीक है। और ये जो 200 रुपए का गेहूं था, 20 रुपए किलो पे गेहूं था, आटा बन के थोड़ा तो महंगा होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? भाई गेहूं अगर 20 रुपए किलो है तो आटा 30 रुपए किलो तो होगा। भाई जो पीसने वाला है वो भी तो बीच में पैसे लेगा कि नहीं लेगा? वो फ्री में ही काम कर रहा है, वो भी कुछ तो पैसे कमाएगा। तो मान लेते हैं आटा जो है वो हो गया 300 रुपए किलो, 300 रुपए, माफ कीजिएगा, 200 रुपए का गेहूं लिया गया, उससे 300 रुपए का आटा बन गया। बात सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो यहां पे एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा मूल्यवर्धन का, जो आपको अभी आपके इस चैप्टर में है नहीं, पर आपको समझा दूंगा। बात क्लियर हो गई? अब इस आटे का क्या हुआ? यह आटा ले लिया एक ब्रेड वाले ने, एक ब्रेड बनाने वाला व्यक्ति है, उसने यह आटा 300 रुपए का खरीद लिया और उसके बाद उसने क्या किया? इस आटे से ब्रेड बना दी। अब यह ब्रेड जो है, ब्रेड मान लीजिए कितने की हो गई? 600 रुपए की हो गई। ठीक है, या 500 कर लेते हैं, चलिए आसान रखते हैं। ब्रेड 500 रुपए की हो गई। भाई 300 रुपए का गेहूं लिया, 500 रुपए की ब्रेड बना दी। ठीक है। अब इस ब्रेड वाले से ये ब्रेड किसने लिया? किसी केक वाले ने लिया। उसने क्या किया? इसका केक बना दिया और केक जो है मान लीजिए वो 800 रुपए का हो गया। बात समझ में आ गई? सिंपल सी बात। अब मैं वही कह रहा था, ये मत बोलिएगा सर केक में तो चीनी भी डली होगी और फलाना भी डला होगा। मेरे कोई केक बनाना आता नहीं मेरे को। सिंपल सा लॉजिक है, एक पदार्थ जो है इसका जो आउटपुट था वो इसका इनपुट बन गया, इसका आउटपुट इसका इनपुट बन गया, इसका आउटपुट इसका इनपुट बन गया, और केक जो है ये फाइनल उत्पाद है। ये मान लेते हैं कि ये जो है ये हमारा अंतिम उत्पाद है। भाई केक के बाद आपने कुछ नहीं बनाया उसके बाद आपने खा लिया उसको। जो केक बना, केक को व्यक्ति ने खा लिया, केक का हो गया उपभोग, केक का हो गया कंजम्पशन। तो सवाल यह है कि आप जब उत्पादकता देखोगे तो इस पूरी प्रक्रिया में कितने रुपए का उत्पादन हुआ? एक तरीका तो यह है कि भाई गेहूं का उत्पादन हुआ 200 रुपए का। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पूरी प्रक्रिया में कुल उत्पादन कितना है, तो एक तरीका आप क्या बोलोगे कि सर 200 रुपए गेहूं का उत्पादन हुआ था, 300 रुपए के आटे का उत्पादन हुआ, 500 रुपए की ब्रेड का उत्पादन हुआ और 800 रुपए के केक का उत्पादन हुआ। यह टोटल उत्पादन हो गया 200 और 300, 500, 500, 1000, 1800 रुपए। यह आप में से कई लोगों का उत्तर होगा। बेटा यह उत्तर जो है वो गलत है। समझ में आ रहा है? यह उत्तर जो है वो गलत है। कुल उत्पादन इतना नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि बेटा क्या हुआ, अब समझने की कोशिश कीजिए। आपने 200 रुपए का गेहूं उत्पादित किया, जो आपका 300 रुपए का आटा है उसमें यह 200 रुपए का गेहूं समावेशित है कि नहीं है? भाई 200 रुपए का गेहूं जो था वो पूरा का पूरा इसमें मिल गया ना, तो उसको अलग से क्यों कैलकुलेट कर रहे हो? देखो, अगर आपको बचपन का वेन डायग्राम वगैरह याद है तो क्या हुआ, यह आपका मान लीजिए गेहूं था, तो आपने जब आटा बनाया तो आपने क्या कर दिया, उसको ऐसा कुछ कर दिया। तो भाई अब गेहूं, अगर आपने आटे को ऐसे कैलकुलेट किया, यह आटे की कीमत है और फिर यह गेहूं की कीमत हो गई, इसको जोड़ दिया, तो गेहूं की कीमत दो बार जुड़ गई कि नहीं जुड़ी? एक बार तो गेहूं की कीमत जो है वो गेहूं की कीमत के तौर पे जुड़ गई 200 रुपए में। फिर अगली बार जब आप आटे पे चले गए तो आटे के अंदर भी तो गेहूं की कीमत निहित है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आटा बनाने वाले ने मूल्यवर्धन तो केवल 100 रुपए का किया, 200 रुपए का माल लिया, उसे 300 का कर दिया, तो उसका मूल्यवर्धन कितना हुआ? उसका मूल्यवर्धन, एक बार दोबारा से यहां पर लिख देता हूं ये सारी चीजें ताकि आपको समझ में आ जाए। गेहूं, आटा और क्या था, ब्रेड और केक। तो कीमत क्या थी? 200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए, 800 रुपए। तो अब अगर मैं यहां पर कॉन्सेप्ट लूं मूल्यवर्धन का कि भाई मूल्यवर्धन कितना हुआ, गेहूं वाले किसान ने तो 0 रुपए से शुरू किया था, तो जो भी उसने बनाया वो 0 से बनाया, तो उसका पूरा का पूरा मूल्यवर्धन है। आटे वाले व्यक्ति ने 200 रुपए का गेहूं लिया,
उस पे 100 रुपए का मूल्यवर्धन कर दिया, 300 रुपए का कर दिया। ब्रेड वाले ने 300 रुपए का आटा लिया, 500 रुपए की ब्रेड बना दी, इसने 200 रुपए का मूल्यवर्धन किया। केक वाले व्यक्ति ने 500 रुपए का जो है आपका ब्रेड लिया और उसका 800 रुपए का केक बना दिया, इसने 300 रुपए का मूल्यवर्धन किया। तो बेटा जब भी अर्थव्यवस्था में आप ये निकालने की कोशिश करते हो कि कुल उत्पादन कितना हुआ है, तो या तो आप आखिरी उत्पाद की कीमत लेते हो बस, क्योंकि पीछे के सारे उत्पादों की कीमत इसमें निहित है, पीछे के सारे उत्पादों की कीमत तो इसमें निहित हो गई ना। तो आखिरी उत्पाद जो है, क्योंकि केक में आपके ब्रेड की कीमत भी निहित है, आपके ब्रेड में आटे की कीमत निहित है, आटे में गेहूं की कीमत निहित है, यह बात तो क्लियर है। तो या तो आप सीधे सीधे केक की कीमत ले लोगे, या फिर दूसरा तरीका यह होता है कि आप हर चरण पे जितना मूल्यवर्धन हुआ उसको आप जोड़ दोगे। अगर आप मूल्यवर्धन जोड़ दो 200, 300, 500, 800, यह हमेशा बराबर ही आएगा, ये और ये हमेशा बराबर होगा। बात समझ में आ रही है? तो आपको याद ये रखना है कि कुल उत्पादन कितना हुआ, उसके लिए आप हमेशा आखिरी उत्पाद जो है जिसका कंजम्पशन किया जाता है उसकी कीमत देखते हो, बीच के चरणों की कीमत नहीं देखते। अगर आप बीच के चरणों की कीमत भी जोड़ते हो, जैसा मैंने आपको यहां बताया था, तो क्या हो रहा है, आपने 200 रुपए गेहूं का जोड़ा, जब आपने 300 रुपए आटे का जोड़ा तो उसमें 200 रुपए गेहूं के भी तो एडेड हैं, तो ये दोहरी गणना हो गई, ये डबल काउंटिंग हो गई, और ये एक गलत तरीका है, एक मिस्टेक है। तो इस तरह से उत्पादन की गणना करना गलत है, ये सही प्राकृतिक तरीका है गणना करने का। ये पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? अगर नहीं आया तो एक बार दोबारा सुनिएगा इसको, आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना क्यों की जाती है? तो जैसे इसमें क्या है, मध्यवर्ती वस्तुएं अंतिम वस्तुओं के सेवा और निर्माण में इस्तेमाल की जाती हैं। अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं की कीमत पहले से ही शामिल होती है, जो आपको मैंने बताया। तो इसीलिए अगर आप उसकी गणना फिर से करोगे तो वह दोहरी गणना हो जाएगी और यह उचित नहीं है, ठीक है। यह बात क्लियर हो गई? ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बेटा बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक्स में आप आगे जब तक इकोनॉमिक्स पढ़ोगे बार बार ये कॉन्सेप्ट आएगा, अलग अलग तरीके से आएगा, अलग अलग चैप्टर में आएगा, लेकिन बार बार आएगा। तो इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है, इसको छोड़ना नहीं है, इसकी नॉलेज को याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्रक के कुल उत्पादन की जानकारी देता है। कि भाई आपने क्या किया, मान लो आप सेवा क्षेत्र की बात कर रहे हो, तो सेवा क्षेत्र में कुल सेवाओं का जो अंतिम उत्पादन हो रहा है उन सबको जोड़ दो, तो आपको मालूम चल जाएगा कि सेवा क्षेत्र में इस पूरे वर्ष में कितना उत्पादन हुआ। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग में हो सकता है, ऐसे ही कृषि आपका जो भी प्राथमिक क्षेत्र है उसमें हो सकता है। और अगर आप इन तीनों को जोड़ दो, भाई देखो इसको समझो, तो अब आप क्या कर रहे हो, आखिरी उत्पाद जो है आप प्राथमिक प्लस द्वितीयक प्लस तृतीयक, आपने क्या किया, तीनों का आखिरी उत्पाद बना लिया, तीनों का आखिरी उत्पाद, तीनों का याद रखिएगा। अच्छा इसमें याद रखिए कई बार यह हो सकता है कि तृतीय क्षेत्र की किसी वस्तु में द्वितीय क्षेत्र का कोई चीज जो है वो बीच में प्रयोग हुई हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई ये तो हो सकता है ना कि मैं लेक्चर दे रहा हूं, लेकिन इस लेक्चर को देने के लिए मैं इस बोर्ड को यूज कर रहा हूं, तो ये बोर्ड एक इनपुट कॉस्ट है, एक लागत है, एक बीच का चरण है जिसका मैं अपने लेक्चर में यूज कर रहा हूं। एंड प्रोडक्ट मेरा लेक्चर है, बात समझ रहे हो कि नहीं? तो ये बोर्ड की बोर्ड द्वितीय क्षेत्र में आता है, मेरा लेक्चर तृतीयक में आता है, तो द्वितीय क्षेत्र भी जो है वो तृतीयक में बीच का चरण हो सकता है, बीच का कदम हो सकता है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, कोई गलती नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप ये देखोगे एंड प्रोडक्ट जिस फील्ड से आता है वो उत्पादन वहां का माना जाएगा। जैसे इस लेक्चर को देने में मैं यहां पे इस बोर्ड को यूज कर रहा हूं, इन लाइटों को यूज कर रहा हूं, इस एयर कंडीशनर को यूज कर रहा हूं, इस कैमरा को प्रयोग कर रहा हूं, सारे द्वितीय क्षेत्र के हैं, लेकिन तब भी जो आखिरी उत्पाद है वो तृतीय क्षेत्र में ही गिना जाएगा, क्योंकि आखिरी उत्पाद तृतीयक है। तो हमेशा आखिरी उत्पाद के हिसाब से आप गणना करते हैं। तो भाई तो ऐसे तीनों क्षेत्रों की गणना, तीनों क्षेत्रों को आप जब जोड़ दें तो यह क्या कहलाता है, यह कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद।
या फिर जिसको हम कहते हैं जीडीपी। ये शब्द तो सुना ही होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो थोड़ा एक आध चीज इसमें और होती है, वो इस चैप्टर में आपको बताई नहीं गई है, वो आपको आगे बताऊंगा जब आपके किताब में आएगा। आई थिंक 11th क्लास में आता है वो, तो जब आएगा तब पढ़ाएंगे, अभी से क्यों पढ़ाएं। लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि जीडीपी में इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सारे सेक्टर्स में, एक देश के अंदर सारे सेक्टर्स में, भले वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो, कोई सा भी सेक्टर हो, फर्क नहीं पड़ता, कोई से भी सेक्टर में आखिरी उत्पादन जो हो रहा है उन सबका जब आप सम टोटल कर लोगे, उन सबका आप योग कर लोगे, तो आपका क्या बन जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, जीडीपी जो है वो आपका बन जाएगा। क्लियर हो गया? इसमें कोई संदेह, कोई डाउट तो नहीं है, एकदम सिंपल सी चीज है, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है अभी तक। यह सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, एक किसी अर्थव्यवस्था में जीडीपी कैसे नापा जाए? यार ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम है। यह काम सुनने में आसान लगता है कि यार किसी अर्थव्यवस्था में कितना उत्पादन हो रहा है, चलो जोड़ लेते हैं। यार आप एक काम करो, मैं आपको आग्रह करूंगा, आप एक बार अपनी बाइक, साइकिल, स्कूटर, पैदल, जैसे जाना है अपने घर से निकलो और 1 किलोमीटर केवल अपने घर के बाहर घूम के आओ। 1 किलोमीटर बस। आपके घर के बाहर कुछ दुकानें होंगी, हो सकता है कोई कारखाना हो, कोई व्यक्ति रेहड़ी वाला होगा, वो सामान बेच रहा होगा, कोई व्यक्ति आपके घर में काम कर रहा होगा, कोई प्लम्बर लगा होगा, कोई इलेक्ट्रीशियन लगा होगा। बेटा आपको जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं वो कुछ ना कुछ उत्पादन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उत्पादन तो जरूर कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि उत्पादन नहीं कर रहे। तो ऐसे में इस बात को समझिए, तो आप अगर सिर्फ 1 किलोमीटर का चक्कर लगा के आएंगे तो आपको सैकड़ों उत्पादन मिल जाएंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं? अब ये इनको जोड़ के जीडीपी, आप अगर मैं आपसे ये कह दूं कि आप केवल अपने मोहल्ले का जीडीपी निकाल दो, आप नहीं निकाल सकते। इतना कॉम्प्लिकेटेड काम होता है जीडीपी का कैलकुलेशन करना। तो ऐसे में भारत सरकार कैसे करती है? भारत सरकार ने बेटा इसके लिए पूरा एक मंत्रालय बनाया गया है, एक पूरा सांख्यिकी को मैनेजमेंट करने के लिए एक पूरा केंद्रीय मंत्रालय बनाया गया है जिसका काम ही है डेटा नापना। भारत में सकल घरेलू उत्पाद मापन जैसा कठिन कार्य केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न सरकारी विभागों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं की कुल संख्या और उनके मूल्य के संबंधित सूची एकत्रित करता है और तब जीडीपी का अनुमान करता है। याद रखिए, कोई भी देश ये नहीं कह सकता कि भैया अपने जीडीपी को हम एकदम परफेक्टली नापते हैं, कोई नहीं नाप सकता, कोई भी नहीं नाप सकता। थोड़ा सा यह अनुमानित ही होता है कि भाई हमारा लगभग उत्पादन इतना रहा है तो लगभग जीडीपी इतना होगा। काफी एक्यूरेट उत्पादन है, बहुत इंटरेस्टिंग कंप्यूटर मॉडल्स बने हैं इनके लिए, लेकिन तब भी आप यह नहीं कह सकते कि यह 100% परफेक्टली सही मॉडल है। यह तो आप नहीं कह सकते, यह दुनिया में कोई नहीं कह सकता। तो एक भारत सरकार ने एक मंत्रालय बनाया है जो इनका अच्छे से इनका मापन करता है, अच्छे से एक सही अनुमान लगाने का प्रयास करता है जीडीपी का। यह काम जो है सरकार करती है, ठीक है। चलिए साहब, अब आते हैं क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन पे। ये चीज और कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, कॉमन सेंस से बताइए, जब भारत आजाद हुआ होगा, जब भारत में एकदम परंपरागत व्यवस्था रही होगी अर्थव्यवस्था में, तो कौन सा क्षेत्रक ज्यादा होता होगा? भाई प्रकृति पे जो निर्भर है प्राथमिक, या फिर उद्योग धंधों वाला द्वितीयक, या फिर सेवाओं पे आधारित तृतीयक? भाई कौन सा ज्यादा होता होगा जब भारत आजाद हुआ होगा? चलिए हम तब से ही मानते हैं 1947 में, 1950 में, 52 में, 55 में, उस समय कौन सा क्षेत्रक जो है वो ज्यादा प्रोमिनेंट होगा? निश्चित सी बात है कि हम जानते हैं जब हम आजाद हुए थे तो बहुत ज्यादा लोग खेती करते थे, बहुत बड़ी संख्या में लोग जो थे वो खेती पे निर्भर थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसको समझिए कि इतिहास में आमतौर पर क्या हुआ है, हमेशा हर जगह प्राथमिक क्षेत्रक जो है वो पहले ज्यादा था और फिर घटता चला गया है। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है दुनिया में हर जगह? कि भाई दुनिया में हर देश में ऐसा हुआ है कि प्राथमिक क्षेत्रक दुनिया में हर जगह, भाई पहले खेतीबाड़ी होती थी, लोग शिकार करते थे, खनिज निकालते थे, प्रकृति पर ही निर्भर थे, ज्यादा उद्योग धंधे तो थे नहीं। तो शुरुआत में दुनिया में हर जगह ऐसा हुआ कि प्राथमिक क्षेत्रक जो है वो बहुत ज्यादा था, फिर धीरे 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 उसकी महत्ता कम होनी शुरू हो गई। दुनिया में ज्यादातर जगह क्या हुआ, द्वितीय क्षेत्र भी जो है आगे जाकर विकसित हुआ। दुनिया में ज्यादातर जगह द्वितीय क्षेत्र शुरुआत में कम था, उसका विकास हुआ। भारत में ऐसा
कम हुआ। भारत में हम ये कहते हैं, हम हमेशा कहते हैं कि भारत में जो विकास हुआ, हम सीधे कृषि प्रधान देश से सेवा प्रधान देश की ओर चले गए। विनिर्माण में, इंडस्ट्री में हम कभी भी बहुत बड़ी शक्ति बने नहीं। तो भारत के मामले में हम ये कह सकते हैं कि ये द्वितीय क्षेत्र जो है, इसकी भारत में ये वाला चरण भारत ने नहीं देखा, ये भारत में नहीं हुआ या कम हुआ। नहीं हुआ तो नहीं कहना चाहिए, ये भारत में कम हुआ कि इंडस्ट्री का विकास भारत में उतना नहीं हुआ। और तृतीय क्षेत्र का लेकिन भारत में जम के विकास हुआ। जब हम आजाद हुए थे तो हम यह कह सकते हैं कि नाम मात्र का तृतीय क्षेत्र था, और उसके बाद आप देखेंगे अब जो है तृतीय क्षेत्र एक बहुत ही विस्तृत क्षेत्र भारत में बन गया है। तो इस तरह का एक आपको परिवर्तन जो है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र में देखने को मिलता है। ये बात समझ में आ गई। प्राथमिक क्षेत्र शुरुआत में ज्यादा था, फिर कम होना शुरू हो गया, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र पहले कम था, फिर बढ़ना शुरू हो गया, और तृतीय क्षेत्र पहले बहुत ही कम था, फिर एकदम तेजी से बढ़ा और काफी ज्यादा डोमिनेट वो करने लगा। तो ये जो है ये दुनिया में हर जगह पाया गया है, भारत में भी यही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप देखें इसको, हां जी, तो भारत में तीनों क्षेत्रों का जो आपका ये देखेंगे, तो इसमें आप यहां देखिए एक आर्ट, यहां तो ये वाला ग्राफ तो अच्छे से नहीं दिया इन्होंने, ये बहुत बढ़िया ग्राफ नहीं है, ये वाला ग्राफ बेहतर है। देखिए ये भी हालांकि 2013-14 का है, इससे और बेहतर नए ग्राफ आपको मिल जाएंगे, लेकिन तब भी इससे भी आपको समझ में आ जाएगा। आप यहां पर देख सकते हैं, ये नीला वाला जो है वो प्राथमिक है, लाल वाला द्वितीयक है, और हरा वाला जो है वो तृतीयक है। तो आप 1973-74 में देख सकते हैं प्राथमिक क्षेत्र 40 था, 40% आपके जीडीपी का 40% जो है वो प्राथमिक क्षेत्र से आता था, जो कि 2013-14 में 10-12% के आसपास कहीं पहुंच गया। ये रहा, देखिए नीले वाले में गिरावट दिख रही है आपको, दिख गई गिरावट। लाल वाले की बात करें तो जो द्वितीयक है, तो ये आपका 1973-74 में 12% के आसपास था, अब ये कितना हो गया है, करीब 20% के आसपास हो गया है। तो इसका भी आप देखोगे आकार बढ़ा है, ठीक है। तृतीय क्षेत्र को अगर आप देखेंगे तो ये कितना था, 40-42% था, या कितना 48% के आसपास था, और अब ये कितना हो गया है, तकरीबन 68% के आसपास हो गया। अब देखिए यहां से यहां पहुंच गया। तो हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो तृतीय क्षेत्र से डोमिनेटेड हो गई है पिछले करीब 40 वर्षों में, इसमें कोई डाउट नहीं है, और धीरे धीरे ये और बढ़ रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सेवा क्षेत्र में, सर्विस सेक्टर में भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ा है, आप जैसा कि जानते हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा उत्पादन में तो तृतीय क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों हुआ। देखिए इसका मतलब यह नहीं है, इसको समझिए कि यहां पे मैं बात कर रहा हूं कुल उत्पादन के प्रतिशत की। मैं कभी भी यह नहीं कह रहा हूं कि कृषि का उत्पादन कम हो गया, कुल उत्पादन में कृषि का परसेंटेज कम हो गया। दोनों चीजों में फर्क है। देखिए आप में से कई लोग मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से नहीं होंगे, तो उनको ही समझा देता हूं एक बार कि इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो, एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूं कि पहले मान लो आपका जीडीपी 100 रुपए था। बस ये एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूं, कोई लिख के मत आ जाना कि अतुल सर ने कहा था कि हमारा जीडीपी 100 रुपए है। नहीं, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं कि मान लो आपका जीडीपी पहले 100 रुपए था। इन 100 रुपए में से कैसे उत्पादन होता था, मान लो 60 रुपए कृषि का था, ठीक है, 30 रुपए जो है आपका शुरुआत में, या 20 रुपए मान लीजिए, या कुछ बदल देते हैं नंबर ताकि दोनों का अलग अलग रहे। हां जी, 60 रुपए आपके यहां पहले कृषि का था, तो आप मान लीजिए आपके यहां 25 रुपए आपके यहां विनिर्माण था, और 15 रुपए आपके यहां सेवा क्षेत्र का था। ये बात समझ में आ गई। तो जितना रुपया है उतना ही परसेंटेज भी हो गया, क्योंकि टोटल जीडीपी 100 रुपए है। तो आपका प्राथमिक क्या हो गया, 60%, द्वितीयक क्या हो गया, 25%, तृतीयक क्या हो गया, 15%। अब मान लेते हैं कि, अब देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तीनों में से कोई भी नंबर गिरेगा, सब में उत्पादन बढ़ा है, लेकिन हुआ क्या, आपका जीडीपी जो है वो 100 से बढ़कर 500 रुपए हो गया। 30-40 वर्षों में आपका जीडीपी जो है 5 गुना हो गया। वो 100 रुपए से बढ़ के आपका जीडीपी 500 रुपए पहुंच गया। तो आपका जो कृषि पहले 60 रुपए था, अब वो बढ़ के मान लीजिए कृषि 60 से कितना हो गया, 120 रुपए हो गया। आप ये मान सकते हैं। विनिर्माण आपका 25 रुपए से बढ़कर कितना हो गया, 75 रुपए हो गया, ठीक है। और आपका जो तृतीयक है वो 15 रुपए से बढ़ के कितना हो गया, 315 रुपए हो गया।
नहीं, कितना हो गया, 95, 305 रुपए हो गया। ठीक है, तो देखिए तीनों में से कुछ भी कम हुआ क्या? नहीं हुआ। कृषि का वास्तविक उत्पाद दुगना हुआ, विनिर्माण का वास्तविक उत्पाद तिगुना हुआ, सेवा का वास्तविक उत्पाद 20 गुना हुआ। तीनों बढ़े हैं वास्तविक टर्म्स में। लेकिन आप जब परसेंटेज पे जाओगे तो अब जो है प्राथमिक क्षेत्र का परसेंटेज कितना हो गया? 24%। आपका प्राइमरी 1 डिग्री प्राथमिक क्षेत्र का उत्पादन कितना हो गया? 24%। पहले वो 60% हुआ करता था। ऐसे ही आपके विनिर्माण क्षेत्र का परसेंटेज अब कितना हो गया? 15% रह गया। आपके द्वितीय क्षेत्र का पहले ये 25% हुआ करता था। और आपका सेवा क्षेत्र जो है ये अब 61% हो गया। पहले ये कितने परसेंट हुआ करता था? पहले ये 15% हुआ करता था। तो तीनों का वास्तविकता में उत्पादन बढ़ा है, ये बात सही है, लेकिन परसेंटेज में ये कम हो गया है। तो परसेंटेज ऐसे कैलकुलेट होती है, इस बात को याद रखिएगा। कोई भी ये लिख के नहीं आएगा कि हमारा कृषि में उत्पादन कम हुआ है। हमारे जीडीपी में कृषि का परसेंटेज कम हुआ है। दोनों चीजों में फर्क है। ये मैं पढ़ा इसलिए रहा हूं क्योंकि कई बार मेरे को आंसर्स में ये सब लिखा हुआ मिलता है कि जीडीपी में हमारा कृषि का उत्पादन तो घट गया है आजादी के बाद से। ये कहीं मत लिख के आ जाना, कोई एक भी नंबर नहीं देने वाला एग्जामिनर आपको। उत्पादन घट जाता तो हम भूखे मर रहे होते यार। हमारी आबादी इतनी बढ़ गई है, उत्पादन बहुत बढ़ा है, लेकिन हां यह है कि जीडीपी उससे भी तेजी से बढ़ा है। बात समझ रहे हो? चलिए अब क्या रहे इसमें। तो भाई तृतीय क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों हुआ? तो भाई पहले तो किसी भी देश में ये जो सारी सेवाएं हैं, अस्पताल, शिक्षा, डाक तार, कचहरी, प्रशासन, रक्षा इत्यादि, ये बुनियादी सेवाएं हैं। और विकासशील देशों में क्या होता है, सरकारें इन पर बहुत ज्यादा ध्यान देती हैं, इनको जो है ये करने की कोशिश करती हैं। दूसरा क्या है कि कृषि और उद्योग के विकास से परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी सेवाओं का विकास होता है। देखिए ये जैसे मैंने आपको कल या पिछली क्लास में बताया था कि सारी जो चीजें हैं वो जुड़ी हुई हैं। ऐसा कोई नहीं हो कि ये अलग अलग साइलों में डेवलप हो रहे हैं, अलग अलग बन रहे हैं। अगर आपकी कृषि बढ़ेगी तो आपका भंडारण भी बढ़ेगा, अगर आपके उद्योग बढ़ेंगे तो आपका परिवहन भी बढ़ेगा। तो आपके हर सेक्टर से तृतीयक सेक्टर तो बढ़ता ही बढ़ता है, क्योंकि तृतीयक सेक्टर काफी हद तक आधारभूत है, इस बात को याद रखिए। और इसके अलावा जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ती है वैसे वैसे लोगों के रेस्टोरेंट, पर्यटन, शॉपिंग, निजी अस्पताल, निजी विद्यालय, ये सारी चीजें जो है सुधरनी शुरू होती हैं। और चौथा, सूचना और सूचना की क्रांति। मोबाइल फोन आज हमारे लिए शायद ऐसी चीज है कि मोबाइल फोन एक दिन ना चले तो हमको अजीब लगना शुरू हो जाता है। इंटरनेट ना चले तो शायद हम रह नहीं सकते आसानी से आजकल, लेकिन ऐसा पहले नहीं था। तो सूचना प्रौद्योगिकी जो है वो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। तो इसका जो है इसको हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं। चारों बिंदु लिख देते हैं कि तृतीयक का विकास ज्यादा क्यों, तृतीयक महत्वपूर्ण क्यों। पहला तो यह आधारभूत संरचना है। इस बात को समझिए कि आधारभूत संरचना जो होती है आपकी, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा आदि, ये सारी जो है ये आपकी तृतीयक में आती है, इसका विकास हुआ है। दूसरा, प्राथमिक व द्वितीयक के साथ विकास। अगर प्राथमिक और द्वितीयक बढ़ेंगे तो तृतीयक अपने आप बढ़ेगा। तीसरा क्या है, लोगों के धनाढ्यता। अगर लोग धनाढ्य ज्यादा होते हैं तो आपका तृतीय क्षेत्र का विकास ज्यादा होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और चौथा बिंदु क्या था, सूचना क्रांति, कि आपके यहां जिस तरह की सूचना क्रांति आई है इसमें आपका तृतीय क्षेत्र में बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। ठीक है, चलिए, तो ये तृतीय क्षेत्र के महत्व के या उसके बहुत ज्यादा तेजी से हुए विस्तार के कारण है। आज यहीं पर रुकते हैं, अगली क्लास में हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को समाप्त कर दें और अगले चैप्टर पर मूव ऑन कर जाएं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं आज बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाई हैं, ये चीजें याद रहनी चाहिए, लंबे समय तक आपके मस्तिष्क में ये रहना चाहिए। जाते जाते फिर बता दूं कि भाई हमारा लॉन्ग टर्म बैच जो है वो आज सुबह 8 बजे से शुरू हो चुका है। अभी इंट्रो क्लास हुई है, एजे लाइव कोड लगाकर आप अभी भी जुड़ सकते हैं 2026 और 27 दोनों वर्षों के लिए। तो इस बात को याद रखिएगा। और साथ के साथ अगर आप हमारे P2I बैच से जुड़ना चाहते हैं जो प्रतिज्ञा प्लस 2025 के लिए है, उस बैच से भी आप जुड़ सकते हैं। वो 19 तारीख को सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगा। एजे लाइव कोड लगाकर आप उससे भी जुड़ सकते हैं। इस क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।